मैं सबसे पहले जो प्रैक्टिस होती है मैं प्रैक्टिस के पे सबसे पहले मैं ग्रामर पे जाता, कंप्रीहेंशन पे जाता, क्योंकि उससे क्या है वो क्या तुम लास्ट में रट लेंगे। 2-4 दिन में जो है रीड करेंगे, हो जाएगा 1 वीक में। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब में अगर आप देखा है तो काम पे केवल टेलीग्राम है, बाकी सब बेकार है। और पढ़ाई का तरीका आजकल क्या लोग कहेंगे वो 8 घंटे मुझे पढ़ना, 10 घंटे पढ़ना, तो ऐसे नहीं पढ़ना है। आप 45 मिनट 50 मिनट पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, चाय पी लिए, थोड़ा टहल लीजिए, थोड़ा आंख बंद करके बैठ जाइए, उसके बाद आप फिर से पढ़िए। तो उससे क्या होता है कि आपको बोरियत नहीं होती, आप रिफ्रेश फील करते हैं और पढ़ाई में इंटरेस्ट भी होता है। यहाँ हमारी जैसे हॉबीज है ट्रैवलिंग की, तो मुझे ऑल वर्ल्ड पूरा घूमने को मौका मिलेगा, वो भी सरकार के पैसे पे। तीसरा, आने के लिए सबसे ज्यादा आपको मॉक देना पड़ेगा, जो मैं लास्ट में भी बोल रहा हूँ। तो कि आप जितनी ज्यादा मॉक दोगे उतना आपका बेनिफिट होगा। इंग्लिश के लिए तो सबसे ज्यादा मतलब बेनिफिशियल है लास्ट के 10 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर। और आजकल लाइब्रेरी में क्या ट्रेंड है कि वहाँ भी जो है कपल्स बैठने लगे हैं, तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ना पढ़ाई होगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से एसएससी फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ हरिओम मिश्रा जी हैं, जो कि एसएससी सीजीएल 2023 से सिलेक्टेड हैं। एएसओ इन एमई में वर्किंग है अभी और इनका 543 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ था। काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको, गवर्नमेंट एग्जाम का, बैंकिंग में भी काम कर रखा है। तो आप सभी एस्पिरेंट्स को अच्छे से गाइड कर पाएंगे। इनकी जर्नी भी हम जानेंगे, किस तरीके का इनका सफर रहा, कैसे उन्होंने एग्जाम क्रैक करा इतनी अच्छी रैंक के साथ। और 2024 वाले एस्पिरेंट्स, उनको भी बहुत हेल्प होगी इस वीडियो से। उनके लिए बहुत सी चीजें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, मॉक टेस्ट को लेकर, आपके इंग्लिश की स्ट्रेटजी को लेकर, मैथ की स्ट्रेटजी को लेकर। और एक एस्पिरेंट जब तैयारी के फेज में होता है तो 8 घंटे 9 घंटे पढ़ाई करता है, बहुत अकेला महसूस करता है, उस टाइम वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो उन सब पे भी हम बातें करेंगे, कैसे अपने आप को रिफ्रेश रखें तैयारी के दौरान, ताकि आप जल्दी जल्दी एग्जाम क्रैक कर पाए और अच्छे से आपकी तैयारी हो पाए। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी। वहां पे टॉपर्स के जो भी नोट्स होते हैं, जो भी पीडीएफ्स होती हैं और जो भी फ्री स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होता है, वहाँ हम सेंड करते रहते हैं। तो वहां से भी आपकी बहुत हेल्प होगी। तो सर, स्वागत है आपका एसएससी फैक्ट्री पर। थैंक यू सर। कैसे हो आप? एक बार ऑडियंस को अपना इंट्रो दे दीजिए। नमस्कार सभी साथियों को। मैं बेसिकली हरिओम मिश्रा लखनऊ से बिलोंग करता हूं और अभी वर्तमान में मैं विदेश मंत्रालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं। ऑल इंडिया रैंक मेरी 543 थी और इसके बाद जो है मैंने 2 से 3 महीने लेट यहाँ पे ज्वाइन किया। मैं इसके पहले जो वर्किंग था बैंक ऑफ बड़ौदा में था, लगभग 6 से 6.5 साल मैंने काम किया हुआ है। और अगर एग्जाम की बात करते हैं कितने एग्जाम निकले हैं, तो काफी एग्जाम मेरे निकले हुए हैं, अभी मैं इस पे भी डिस्कस करूंगा। ओके, तो जैसा आपने बोला कि कौन से एग्जाम दिए, अभी डिस्कस करेंगे, तो बता ही दो पहले ही कि कौन से एग्जाम आप दे चुके हैं अभी तक। सबसे पहले जो मैंने एग्जाम दिया था आईबीपीएस का, आरआरबी क्लरिकल का दिया था। उसमें असिस्टेंट के लिए वो होता है, आरआरबी असिस्टेंट के लिए। तो वो एग्जाम मैंने दिया था। उस समय आईबीपीएस नया आया हुआ था। उस समय 250 मार्क्स का पेपर होता था, उसमें 168 मार्क्स मेरे आए हुए थे, लेकिन मैं जा नहीं पाया था ज्वाइन करने, कुछ फैमिली रीजन से। उसके बाद मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया आईबीपीएस पीओ का, उसमें मेरा प्री हुआ, मेंस में मैं बाहर हो गया। फिर मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का दिया, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा अपना इंडिविजुअल एग्जाम कराता है, ट्रेनिंग कोर्स कराने के बाद ज्वाइन कराता है। उसमें मेरा हुआ, वो मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने एसबीआई क्लर्क एक ऐसे दिया प्रैक्टिस करने के लिए, मैं देखता हूँ कि मैं एग्जाम क्रैक कर पाता हूँ, नहीं, वो भी मेरा हो गया था एसबीआई क्लरिकल। फिर मैंने एसएससी सीजीएल का 2022 में एग्जाम दिया, उसमें मुझे पीएएस से मिला। और फिर मैंने 23 का दिया, इससे मुझे एमईए मिल गया। सही है। एसएससी के और भी आपने एग्जाम दिए, जैसे एसएससी में सीएचएसएल, स्टेनो, ये सारे और भी एग्जाम होते हैं? नहीं, सीएचएसएल तो मैंने नहीं दिया। स्टेनोग्राफर एक बार मैंने दिया था बैंक में होने से पहले, क्योंकि मुझे पता नहीं था स्टेनो होता क्या है। मैं उसको कटाप देखता था, कटाप बहुत कम जाती, तो मैंने कहा इतनी कम कटाप जाती मेरा भी हो जाएगा। मैं दे करके आया, एग्जाम पेपर अच्छा हुआ, लेकिन उस समय मैं नया था तो मुझे कुछ पता नहीं था कैसे पढ़ें, क्योंकि मैं भी जैसे आजकल लोग देख रहे हैं अलग अलग फैकल्टीज को, वैसे मैं भी अलग अलग लोगों के इंटरव्यू देखता था, फैकल्टीज के देखता था कि हाँ क्या पढ़ना क्या नहीं, तो इसलिए मैंने दिया हुआ था। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी बात 1 मिनट ध्यान से सुने। हम लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल का कंप्लीट गाइडेंस बैच, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में इतना ज्यादा कंटेंट फ्लड हो गया है कि एस्पिरेंट्स को खुद ही नहीं पता चल रहा कि क्या करें क्या ना करें, खुद कंफ्यूज हो गया है। क्योंकि यूट्यूब पर आप जाओगे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इतने सारे टेलीग्राम चैनल और उसने ज्वाइन कर रखे हैं, 100 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए हैं। यूट्यूब चैनल पर कोई भी एक चीज डालो एसएससी से रिलेटेड, बहुत सारे वीडियोज आ जाते हैं।
तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है, तो हम लेकर आए हैं कंप्लीट गाइडेंस बैच, जिसमें आप सभी लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से राइट अप्रोच रखनी चाहिए एग्जाम को लेकर, कैसे एग्जाम क्रैक करा जाता है, कैसे सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करें, कैसे जीएस की स्ट्रेटेजी बनाए, मैथ की स्ट्रेटेजी बनाए, आप इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बनाए, ये सारा कुछ इस कंप्लीट गाइडेंस बैच में आपको मिलेगा। इस बैच में आपको गाइड करने वाले हैं सौरभ यादव सर, जिन्होंने एसएससी सीपीओ में ऑल इंडिया रैंक 79 हासिल करी है और खुद 18+ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करे हैं, और पिछले 3 साल से मेंटरशिप और गाइडेंस दे रहे हैं बच्चों को, जिसमें हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि इस बैच में जाकर जल्दी से जल्दी इनरोल करें, जल्दी एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, लिमिटेड सीटें हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप डायरेक्ट जाके sscfactory.com सर्च करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी को जबरदस्त बनाए, अपनी तैयारी में जुट जाए और जल्दी जल्दी सिलेक्शन। तो बैंकिंग में आप जॉब कर रहे थे, अच्छी खासी आपकी जॉब थी, अच्छी सैलरी थी वहां पे, सीजीएल का कैसे मन बनाया और फिर कैसे तभी सोच लिया था कि मुझे विदेश मंत्रालय में ज्वाइन करना है? सपना विदेश मंत्रालय का ही था? नहीं, बैंक में तो मेरी अच्छी खासी सैलरी थी। बैंक में मेरी होम पोस्टिंग थी, घर से 2 किलोमीटर दूर ब्रांच थी, और लगभग 6 साल 5 महीना मेरी वर्किंग भी बैंक में थी। तो मुझे बैंक में दिक्कत कोई नहीं, तो बैंक में मुझे फ्यूचर उसका नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि आजकल बैंकिंग नहीं, वहां पे क्रॉस सेलिंग होता है। आप इंश्योरेंस आपको देना है, म्यूचुअल फंड आपको देने हैं, आपके आजकल अकाउंट ओपनिंग के भी लॉगिन डे बनाए जाते हैं बैंकों में। वहां पे आपको क्वालिटी अकाउंट ओपन कराना है 25,000 से, नॉर्मल आपको एसबीआई अकाउंट खोलना है, आपको डेली 25 अकाउंट का टारगेट दे दिया गया, 20 अकाउंट का। आजकल तो टारगेट आपके डिजिटल ट्रांजेक्शन के होते हैं, व्हाट्सएप बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इन सब चीजों के भी टारगेट आ गए हैं। तो मतलब यहाँ पे आपको काम नहीं करना है, आपको इतना क्रॉस सेलिंग करनी है कि आपको रियल जो बैंकिंग के काम है वो आप हट जाएंगे वहां से। एक सेल्समैन वाली फीलिंग। हाँ, यहाँ पे आप नेटवर्क मार्केटिंग वाला लग जाता है। चलिए, तो सीजीएल का जब मन बना लिया आपने, तो अभी हम सीजीएल के आपकी स्ट्रेटेजी वगैरह जानेंगे कि जब सीजीएल के लिए आप तैयारी शुरू करी तो कैसे वो तैयारी करी, क्या स्ट्रेटेजी रही। उससे पहले आप थोड़ा अपना पारिवारिक परिवेश, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड बताओ, घर पे कौन कौन है और क्या करते हैं? मैं तो बेसिकली जो है, मेरे फादर जो है एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मर हैं, और मदर मेरी हाउसवाइफ है। मैं मैरिड हूँ। मेरी वाइफ जो है ऑलरेडी वर्किंग है, वो जो है बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट टीचर, और एक छोटा बच्चा भी 1.5 साल का मेरा। अरे वाह। हाँ। चलिए, तो शुरुआती पढ़ाई लिखाई आपकी कैसे रही, कहाँ से आपकी ग्रेजुएशन वगैरह ये सब हुआ? मैं बेसिकली जो मेरा 10th था वो मेरा गांव से मेरे हुआ था, ग्रामीण शिक्षा थी मेरी। तो वहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल था, वहां से मैंने 10th किया। इसके बाद मैंने 12th किया, वो मेरा गांव से काफी दूर था, मतलब प्राइवेट कॉलेज था, बलभद्र सिंह इंटर कॉलेज, वहां से मैंने 12th किया। वो मैंने बायो स्ट्रीम से किया, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से। उसके बाद मेरे अंकल रहते हैं औरैया में, वहां पे मनोरमा महाविद्यालय, वहां से मैंने बीएससी किया केमिस्ट्री बॉटनी से। उसके बाद मैं लखनऊ फिर से आ गया। लखनऊ में मैंने एमबीए किया डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से। एमबीए करने के बाद मेरा जो है सिलेक्शन बैंक में तुरंत हो गया, मतलब मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ, मैं उधर जाके मैंने ज्वाइन कर लिया है। और ज्वाइन करते करते साथ में मैंने जो है पीएचडी का भी एंट्रेंस दिया, उसमें मेरा हो गया। तो अभी मैं वर्तमान में पीएचडी मेरा अवार्ड होने वाला है 1-2 महीने में, मैंने उसका भी सबमिशन कर रखा है। बहुत बढ़िया। काफी पहले ही पढ़ चुके थे आप, उसके बाद कॉम्पिटिटिव जर्नी में आए हो। तब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपने सोचा कि मुझे सीजीएल बैंकिंग के सारे एग्जाम देने हैं, तो शुरुआती गाइडेंस आपको कहाँ से मिला, कोचिंग वगैरह का क्या सीन रहा, कोचिंग आपने कहीं ज्वाइन करी, कैसे शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की? शुरुआती पढ़ाई से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे आना क्यों पड़ा गवर्नमेंट जॉब की फील्ड में। तो मैंने प्राइवेट में, कारपोरेट सेक्टर में जॉब किया, 2-3 कंपनियों में, अलग अलग 2-2, 3-3 महीने एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं गया वोडाफोन में, वहां पे भी आपका सीयूजी डिपार्टमेंट होता है, जो कॉर्पोरेट नंबर होते हैं, उसमें मैंने काम किया। तो बल्क में मेरा काम था कि मतलब पूरा कॉर्पोरेट डीलिंग होती थी। तो इतना ज्यादा काम, सुबह 9 बजे पहुंचना, रात में 8 बजे छूटना। डेली का टारगेट है कि आपको 100 एक्टिवेशन चाहिए, 200 चाहिए। सैलरी आपको मिलेगी 25,000, 30,000। अगर आप टारगेट अचीव कर लेते तो आप 1,00,000, 2,00,000 रुपए भी कमा सकते हो। लेकिन आपको रात में भी सपने आते हैं कि मुझे कल सुबह जाना, इतना मुझे टारगेट लॉग इन करना है। तो 2-3 महीने वहां किया, फिर मुझे लगा कि यहाँ से चेंज करना चाहिए, स्विच करके दूसरा देखते हैं। फिर मैं टेलीकॉम में ही गया, एयरटेल में, वहां भी मैंने जॉब किया। फिर मुझे लगा नहीं, अब छोड़ना चाहिए। फिर मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए, जो कि बैंकिंग और एसएससी के लिए ही है। नाम तो नहीं बताऊंगा अभी यहाँ पर। तो वहां मैंने 1-2 महीने कंप्यूटर और जीए की क्लासेस लिया, पढ़ाया मैंने। उसके बाद में जो है मुझे लगा कि अब इतना मेहनत अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, मैं बैंक एसएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी डिजर्व करता हूँ कि मैं वहां पे जा सकता हूँ। फिर मैंने तैयारी की। चलिए, तो आपने टीचिंग भी करी है, तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बच्चों को अच्छे से गाइड कर पाओगे। तो अभी हम स्ट्रेटजी पर आ जाते हैं कि किस तरीके के एक एस्पिरेंट्स की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच रखनी चाहिए उसको, खासकर एसएससी सीजीएल को लेकर, क्योंकि एसएससी सीजीएल के बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं
अभी तो नोटिफिकेशन भी आ गया 2024 का, तो और ज्यादा मोटिवेशन में आ गए, है ना। तो और प्रीलिम्स को लेकर 3 महीने रह रहे हैं। तो अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो सब्जेक्ट वाइज अगर डिस्कस करें हम, अभी से प्रीलिम्स को क्रैक करने की बात हो रही है यहाँ पे। आगे हम 2025 वालों की भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। तो 2024 के 3 महीने रह रहे हैं प्रीलिम्स के। अगर अभी से बच्चा कोई तैयारी कर रहा है तो इंग्लिश को लेकर क्या उसकी अप्रोच रहनी चाहिए, फिर हम ऐसे मैथ और रीजनिंग इन सब पे डिस्कस करेंगे। इंग्लिश के लिए तो सबसे ज्यादा मतलब बेनिफिशियल है लास्ट के 10 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि वहां से हमने देखा 80% 85% जो है क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं। आपका सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, जीडी हो गया, जितने भी इंग्लिश के पेपर आते हैं, ये नहीं देखना कि एमटीएस का पेपर है। इंग्लिश आपको सारे की मतलब प्रीवियस ईयर पेपर से अगर आप तैयार कर लेंगे तो वोकैब पोर्शन पूरा उसी से आ जाता है। और ग्रामर में तो उनका रिपीट होता है। एसएससी जैसी आसान मैंने इंग्लिश कहीं नहीं देखी, ना बैंक में ना यूपीएससी कहीं नहीं देखा है। तो इसको थोड़ा डिवाइड करके आप थोड़ा अच्छे से समझाओ कि, और जैसे इसमें एक वोकैब पोर्शन हो गया आपका, एक कॉम्प्रिहेंशन हो गया और दूसरा आपका एक ग्रामर वाला पोर्शन हो गया। तो इनको कैसे बच्चे इनको मैनेज करें तीनों को आपस में, जैसे रीडिंग भी आपको करनी है कॉम्प्रिहेंशन के लिए, वोकैब कहाँ से याद करना है, तो इनके बारे में थोड़ा बताओ। क्या रिसोर्सेज बेस्ट होंगे, फ्री रिसोर्सेज जो अवेलेबल है? रिसोर्सेज के लिए तो मैं आपको बता दूं कि आपको फ्री रिसोर्सेज में आपका वोकैब के लिए टेलीग्राम पे एक चैनल है द पंडित करके, वहां पे मतलब पीडीएफ सारे वो डालते रहते हैं फ्री में। तो उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही कलेक्शन रहता है, तो उससे हम देख सकते हैं वोकैब के लिए। और एक ब्लैक बुक आती है, ब्लैक बुक वोकैब के लिए सबसे बेस्ट है। और अगर ग्रामर की हम बात करते हैं तो ग्रामर की नीतू सिंह, रानी मैम, ऋषिका मैम है महंद्राज कोचिंग की, वो भी काफी अच्छा पढ़ाती हैं। तो इन फैकल्टीज को हम देखेंगे तो उनके यूट्यूब चैनल भी हैं, प्लस इनके टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ भी फ्री में मिल जाती है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। दूसरा अगर हम वोकैब पे जाते हैं तो वोकैब में एक मैंने जो है पढ़ाई किया था, बरखा मैम है, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, एसएससी लैब करके इंस्टीट्यूट था। तो वो डेली जो द हिंदू का जो है एनालिसिस करती हैं, तो उसमें काफी अच्छी उससे वोकैब जो 1 घंटे की तैयारी हो जाती है। और अगर हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की, तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना है, जैसे हम मॉक देते हैं, तो अगर हम डेली मॉक देंगे तो हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, तो कॉम्प्रिहेंशन हमारा वहीं से जो है कंप्लीट हो जाता है। ओके, जैसे वोकैब की बात करें, जैसे आपने बोला ब्लैक बुक हो गई, और भी बहुत सारी बुक हैं, तो वोकैब की बुक काफी मोटी आती है ना, तो इनको कैसे रिकॉल कैसे करते, कैसे याद करा जाए? आपने कैसे वोकैब का पूरा ए पोर्शन याद करा? अब इसमें बहुत समंदर है वोकैब का, तो आज जैसे आज 20 कर लिए, 10 कर लिए, आगे चल के वो पुराने भूलते जा रहे हैं, तो एक डर बना ही रहता है वोकैब को लेकर। नहीं, उसके लिए मेरा तो मानना है कि जैसे हम वोकैब डेली 20 अगर हम तैयार करते हैं, तो जब हम सुबह उठते हैं तो पहले जो हमने कल पढ़ाई किया था उसको हम एक बार रीड करते हैं, रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम नया पढ़ते हैं। और पढ़ाई का तरीका आजकल क्या, लोग कहेंगे 8 घंटे मुझे पढ़ना, 10 घंटे पढ़ना, तो ऐसे नहीं पढ़ना है। आप 40 मिनट 50 मिनट पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, चाय पी लिए, थोड़ा टहल लीजिए, थोड़ा आंख बंद करके बैठ जाइए, उसके बाद आप फिर से पढ़िए। तो उससे क्या होता है कि आपको बोरियत नहीं होती, आप रिफ्रेश फील करते हैं और पढ़ाई में इंटरेस्ट भी होता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम पढ़ाई नहीं, मतलब बुक केवल पढ़ेंगे, तो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप नोटबुक रखिए, कोई चीज आपको लग रही है ज्यादा इंटरेस्टिंग है या इंपॉर्टेंट है तो आप नोट डाउन करिए, तो उससे आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। जैसे वोकैब का अगर हम प्रीवियस ईयर निकाल लें, सारा पिछले 4-5 साल के जो एग्जाम हुए पहले उतना कर लें, तो वो वोकैब प्रीवियस ईयर भी इसमें काम आता है? मोस्टली तो प्रीवियस ईयर से इसमें आता है। मैं 10 साल का बता रहा हूँ, 10 साल में आपका 75 to 80% आता ही आता है। तो पहले प्रीवियस ईयर वोकैब कंप्लीट करो, उसके बाद इधर उधर कहीं और जो वोकैब आता है उसी का सिनोनिम्स एंटोनिम्स आता है, एग्जैक्ट वर्ड आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आता उसी से। अब जैसे रीडिंग की बात हो यहाँ पे, तो रीडिंग में न्यूज़पेपर की बात होती है, तो जो हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, तो न्यूज़पेपर जब उन्होंने उठाया तो उनको कोई समझ में नहीं आ रहा कुछ, क्योंकि थोड़े टफ उसमें आपको वो मिलते हैं वर्ड्स देखने को। तो रीडिंग कहाँ से बेस्ट है, कहाँ से करना चाहिए? अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो कैसे ज्यादा आउटपुट वहां से ले पाए? न्यूज़पेपर मान लीजिए हम द हिंदू बात करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज है कि हमें डेली अलग नया नया पेपर नहीं लेना है। हमें कोई भी एक पेपर लेना है, उसकी हेडिंग देखना है, टॉप हेडिंग क्या है, उसका मतलब हमें अगर नहीं आ रहा तो गूगल ट्रांसलेटर से देखेंगे, उसको कोशिश करेंगे, पैरा को पढ़ेंगे। इतना तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड है पैरा। जो जो नहीं आ रहा पेन से नीचे अंडरलाइन करिए, उसको एक बार आप वोकैब देखिए। आजकल तो गूगल पे सारी डिक्शनरी है अवेलेबल है, वहां से चेक हो जाता है, उस तरीके से पढ़िए। फिर अगर मान लीजिए द हिंदू का पढ़ रहे हैं, द हिंदू तो आजकल हर फैकल्टी आपका एनालिसिस करता है यूट्यूब पे। आप किसी भी टॉप फैकल्टी का देखिए जिसके व्यूज अच्छे आ रहे हैं, और थोड़ा व्यूज ही नहीं मतलब है, क्योंकि व्यूज तो आजकल लोगों के अलग अलग टाइप के लोगों के आ रहे हैं, तो मतलब उसमें हमें देखना कंटेंट कैसा दे रहा है। 2 मिनट हम देख लेंगे तो पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा। तो अगर कंटेंट अच्छा दे रहा है तो जो उसने पढ़ाया है, एनालिसिस कराया है पैरा का, वो पैरा पहले आप अपने आप पढ़िए, फिर उसका वीडियो देखिए, उसका फिर आप एक बार पैरा पढ़िए, तो आपका क्लियर हो जाएगा।
अभी ग्रामर की हम बात करें तो यूट्यूब पे जब सर्च करते हैं तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं 5 घंटे के 6 घंटे के। उसमें जैसे 132 रूल पूरे समझा दिए गए हैं, है ना, 80 टॉप 80 रूल्स ग्रामर के। तो वो कितने हेल्पफुल होते हैं वीडियोस, आपने भी देखे होंगे यूट्यूब पे वीडियो। वो रूल्स तो कहने के लिए होते हैं कि 82 या टॉप, या ऐसा कोई टॉप नहीं होता है। एसएससी का तो फिक्स है कि हम एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे, एक्टिव पैसिव पूछेंगे तो यहीं से पूछेंगे, एरर पूछेंगे तो उनका फिक्स होता है। तो हम कोई भी एक बुक उठा लेते हैं ग्रामर की, पहले तो हम उसको 2 से 3 बार रीड कर लेते हैं। जब वो रीड होने के बाद क्लियर हो जाता है तो हम प्रीवियस ईयर पेपर उसको क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगने लगता है क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या दिक्कत है। और इसका सबसे अच्छा तो सोल्यूशन मॉक है। जब हम टेक्स्ट बुक या किसी भी ओली बोर्ड वगैरह कहीं भी अगर मॉक देते हैं तो वहां पे हमारे क्वेश्चन गलत होंगे तो हम सॉल्यूशन देखेंगे कि हमारा क्या गलत हुआ। जब गलत हुआ तो हमें वहां पे पता लगे कि ये एरर थी, ये मैंने नहीं किया, तो उसका अपने आप को आइडिया लग जाएगा। तो उसका उसको नोट डाउन करेंगे, तैयार करेंगे। नेक्स्ट वीक हम दोबारा से वही मॉक जो है रीअटेम्प्ट करेंगे। जब रीअटेम्प्ट करेंगे तो मेरा क्वेश्चन सही होगा, तो मेरे लिए वो पॉजिटिव सोच। अभी सफिशिएंट टाइम है प्रीलिम्स को लेकर, इंग्लिश इतने समय में कंप्लीट हो सकती है? नहीं, इंग्लिश तो हो सकती है। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ आप टॉप कर जाओगे, लेकिन आप क्वालिफाइंग कर लोगे, क्योंकि इस बार कट ऑफ 130 के अप्रॉक्स जाएगी। वैकेंसी आपकी ज्यादा 17,700 कुछ वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज और बढ़ेंगी घटेंगी नहीं। तो लास्ट जब 2022 का हुआ था पेपर तो उसमें भी वैकेंसी ज्यादा थी, तो उस बार भी कट ऑफ कम गया हुआ था। तो इस बार कट ऑफ कम जाने के चांस है, तो क्लियर कर सकते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है कि अगर जैसे आप इस बार एग्जाम दे रहे होते और अभी से तैयारी शुरू करते तो अभी इंग्लिश में किस पोर्शन पे आप ज्यादा ध्यान देते कि ज्यादा मार्क्स वहां से ले सकें? अब ऐसा होता है ना कि आप जैसे वोकैब पढ़े जा रहे हो, वोकैब का रोल कम हुआ है और आप ग्रामर छोड़ दिया आपने, तो किस पोर्शन को पहले कंप्लीट करना? मैं सबसे पहले जो प्रैक्टिस होती है, मैं प्रैक्टिस के पे सबसे पहले मैं ग्रामर पे जाता, कंप्रीहेंशन पे जाता, क्योंकि उससे क्या है वोकैब तुम लास्ट में रट लेंगे। 2-4 दिन में जो है रीड करेंगे, हो जाएगा 1 वीक में। अभी प्रैक्टिस की जरूरत है। वहां पे एरर के लिए जैसे है एक्टिव पैसिव के लिए, तो जब हम ग्रामर पूरा पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, मॉक देंगे जब, तो उससे हमारा जो है ज्यादा बेनिफिट होगा। चलिए, इंग्लिश की हमने ठीक ठाक बात कर ली है, सारे डाउट इसमें कवर हो गए होंगे बच्चों के। अभी मैथ पे आ जाते हैं। ये भी एक ज्यादा पोर्शन है मैथ का भी, जहाँ से आप ज्यादा मार्क्स ले सकते हो, पूरे ले सकते हो मार्क्स, है ना। तो मैथ के लिए किस तरीके की रणनीति अभी से बनानी चाहिए? जैसे होता है ना कि एडवांस मैथ हो गया, आपका अर्थमेटिक हो गया, किस पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है, कैसे तैयारी करनी है? मैथ पे तो मेरा मानना ये कि मैथ तो अर्थमेटिक और एडवांस 2 अलग है। तो मतलब जो हमें नहीं आता, बेसिकली मुझे तो एडवांस नहीं आती थी, तो मैं ज्यादा टाइम एडवांस को देता था। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मैं एडवांस को ही दे रहा हूँ, मुझे अर्थमेटिक भी देखना है। क्योंकि मैं एडवांस दे रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा कि ये तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, छोड़ो एसएससी, कोई मतलब नहीं। तो एक चैप्टर में उसका करता था एडवांस का, एक अर्थमेटिक करता था, तो मेरी प्रैक्टिस भी हो जाती थी। और इसके लिए बुक के लिए बेसिकली RS अग्रवाल की बुक आती है, जो इनिशिएट जो लोग करते हैं पढ़ाई के लिए, सबसे अच्छा बेस्ट वही है कि RS अग्रवाल की बुक ले लिया, एक एक चैप्टर वाइज हम पढ़ रहे हैं। उसके पीछे उन्होंने 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको सॉल्व करते हैं। नहीं आता तो सॉल्यूशन भी बुक में दे रखा है, वहां से देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा है। और अगर मतलब बात करते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह की, कोचिंग वगैरह की, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई नहीं मैथ की तैयारी कराएगी। आपको फार्मूला देखना है, आपको ये देखना है। अगर आपको क्वेश्चन डाउट हो रहा है तो आप किसी भी अच्छे फैकल्टीज का एक वीडियो देखिए उस क्वेश्चन का, उस चैप्टर का, उसके बेस से आप अपना तैयार करिए। अगर यूट्यूब पे लगे रहते हैं रीजनिंग और मैथ में यूट्यूब से देख करके सॉल्व करूंगा, 3-3 घंटे की लोगों ने आजकल मैराथन क्लासेस डाल रखी है यूट्यूब पे, उसका कोई फायदा नहीं। वो अपना व्यू के लिए बढ़ा रहे हैं, वॉचिंग आवर्स के लिए, उनको उससे इनकम लेनी है, जबकि आपके अच्छे के लिए नहीं कर रहे, तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। ओके, इसमें प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल होता है हाँ। आपका, तो उसी से आपकी स्पीड बिल्ड होगी। तो प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए? जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर प्रैक्टिस करा रहे हैं, 20 क्वेश्चन लेके आएंगे और 1 घंटे तक उसको समझाते रहेंगे। वहां से प्रैक्टिस करना है कि किसी बुक से प्रैक्टिस करना है, अपने खुद के नोट्स बना रखे हैं, वहां से प्रैक्टिस कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए? बुक के लिए तो मैं बताऊंगा किरण पब्लिकेशन की बुक आती है मैथ की, काफी मोटी बुक देखने में लगती है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो है प्रैक्टिस के लिए वो बेस्ट है। दूसरा मॉक, मैं मैथ की बात करूं, इंग्लिश की, रीजनिंग, किसी भी सब्जेक्ट की, सबसे ज्यादा मॉक का ही उसमें बेनिफिट होता है। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो आप जो है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आजकल नोट्स और बुक जो है ऑनलाइन आपको कहीं भी शॉप पे मिल जाता है, परचेज कर लीजिए, उससे सॉल्व करिए। चलिए, मॉक की आपने बात कही तो मॉक को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मॉक एनालिसिस करने की बेस्ट अप्रोच क्या होती है। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स के हमारी बातचीत भी होती है, तो कहते हैं कि जो प्रीवियस ईयर हम एग्जाम लगा रहे हैं तो वो वहां अच्छे नंबर आ जा रहे हैं, लेकिन जब मॉक किसी कंपनी का दे रहे हैं, चाहे टेस्ट हो हॉलीवुड हो गया, तो वहां पे मार्क्स नहीं आ रहे, मतलब ये बहुत टफ बना देते हैं। तो कैसे अपने आप को एनालाइज करें कि भाई नहीं, तू सही राइट ट्रैक पे जा रहा है? डिमोटिवेट हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे, ना इतनी तैयारी करी और नंबर आ रहे हैं 30, तो कैसे राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए? नहीं, उसका भी लोगों का मानना है कि मॉक इसलिए लोग ज्यादा टफेस्ट बनाते हैं कि मतलब खुद को इंसान को ना लगे कि मैं तो हो गया, ME में आ गया।
क्योंकि अगर टफ बनाएंगे तभी आप प्रैक्टिस करोगे, तभी आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो जब ज्यादा सॉल्व करोगे, ज्यादा मेहनत करोगे, वो मार्क्स कम आएंगे, तो आप और स्टडी पे टाइम दोगे, मतलब इधर उधर आपका जो है ध्यान नहीं जाएगा। तो इसलिए वो टफ बनाते हैं। बाकी अगर देखते हैं कि उसमें भी आपकी रैंक बनती है, रैंक हमारी बन रही है 2000 3000 के अंदर आ रहे हैं, 5000 के अंदर भी आ रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि आपका होना है, मतलब ऐसा नहीं कि हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, मेरा नहीं होना है। और सारे लोग मॉक अटेम्प्ट भी नहीं करते, बहुत लोग होते हैं जो रिपीटर्स होते हैं, आजकल तो 70% रिपीटर्स आते हैं। तो उनका क्या है कि वो लास्ट में जॉब कर रहे, लास्ट के 1 महीने वो जो है अपना छुट्टी लिए अपना लग गए, तो 1 महीने वो सब कुछ मॉक वगैरह देते हैं। और वीकली जो इसके फ्री मॉक आते हैं, ओली बोर्ड के आते हैं, टेक्स्ट बुक के आते हैं, तो लोग इसको ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं। तो इसमें हमें रियल पता लगता है कि मेरी क्या, मतलब आज का लेवल मेरी कहाँ क्या रैंक बन रही है, तो उससे होता है। आप जब मॉक देते थे तो उसके बाद कैसे एनालाइज करते थे कि आज इस मॉक में क्या परफॉर्मेंस रही, उस हिसाब से कैसे क्वेश्चन टिक करते कि अच्छा इसमें मेरा वो रहा, तो उनको नोट करते थे, फिर उनकी प्रैक्टिस करते, कैसे करते थे पूरा? मुझे तो ये लगता था जब मैं मॉक देता था कि मतलब जैसे आज मैंने मॉक नंबर 10 दिया, तो उसको मैं देखा, फिर मैंने सॉल्व किया, फिर उसमें जो मेरे प्रॉब्लम्स आए, जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए, उसको मैं सेम डे नहीं, अगले दिन मैं उसको देखता था सोल्यूशन क्या है, उसको मैं नोट करता था क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन। फिर उसको मैं तैयार करता था कि ये चैप्टर में ये मैथ का फॉर्मूला है, ये क्यों नहीं हुआ, कैसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट वीक में वही मॉक में रिपीट करता था, फिर वो क्वेश्चन मेरे सही होते थे, एक आध फिर भी गलत होते, उसके लिए मैं रिपीट करता था। अभी मार्केट में मैथ को लेके पहले नहीं चलते थे, अभी फॉर्मूला बुक, कॉन्सेप्ट बुक एक बहुत मार्केट में बहुत आ गए हैं, तो ये कितने हेल्पफुल होती है बच्चे को? जैसे अगर मैं अपना बताऊं पहले, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कोई एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है तो उसको खुद से सारे कॉन्सेप्ट अपने लिखने चाहिए, खुद से फॉर्मूला भी लिखने चाहिए। जैसे अगर परसेंटेज चैप्टर करा तो कितना टाइम लगेगा, एक छोटी पतली कॉपी पे फॉर्मूला भी लिख सकता है साथ ही साथ, तो आगे चले के खुद की फॉर्मूला बुक बन जाएगी और आगे उसको पता भी होगा हमने कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे लिखा है। लेकिन बच्चे अभी बहुत प्रेफर कर रहे हैं कि फॉर्मूला बुक और ये कॉन्सेप्ट वाली बुक जो चल रही है, ये टॉप ट्रेंड कर रहे हैं फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे। क्या लगता है ये सब हेल्पफुल होता है? वो तो अपना अपना स्ट्रेटजी है, जैसे 2-3 ब्रह्मास्त्र आ गई, हाँ। फार्मूला बुक आ गई, ये अलग अलग जो आया है इसका कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी बुक उठा के देख लेते हैं, RS अग्रवाल की, किरण की, अरिहंत की, किसी की, तो जब चैप्टर आपका परसेंटेज दिया है तो वहां पे उसके फार्मूले सबसे ऊपर वो दे रखते हैं। फिर जो आपका एक क्वेश्चन जो है देते हैं फार्मूले वाइज, तो वहां पे नीचे फार्मूला भी लिखे रहते हैं, सोल्यूशन भी देते हैं। तो खुद से करेंगे तो मुझे, अगर मैं खुद से करूँ तो मुझे याद भी होगा, तो मेरे लिए तो वही बेस्ट है। बाकी तो अपनी अपनी अलग की थिंकिंग है कि वो लोग बुक देखते हैं, वो लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। ओके ओके, चलिए अभी जीके जीएस की हम बात कर लेते हैं। और जैसे जीके जीएस में अभी बहुत क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहे हैं कि 20 दिन में पूरा जीके जीएस कंप्लीट करा देंगे। 20 दिन अगर आप पूरा कोर्स पढ़ लेते तो आपका 25 में से आके 18-19 नंबर आ जाएंगे, है ना। जीके जीएस को लेके क्या आपकी अप्रोच होती है कि जीके जीएस कैसे तैयार करना चाहिए अभी से? जीके जीएस में तो बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर आते हैं, प्लस जीके का आता है, उसमें स्ट्रेटजी जीके भी आता है। तो करंट अफेयर के लिए सबसे पहले बात करेंगे। इसके लिए मंथली मैगजीन आप कोई भी ले सकते हैं, मंथली मैगजीन से हमारा हो जाता है। अगर नहीं होता डेली न्यूज़पेपर अगर हम देख रहे हैं, द हिंदू पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी हमारा जो करंट अफेयर का होता है वो क्वेश्चन कवर हो जाता है, क्योंकि वो एनालिसिस के लिए पढ़ते हैं द हिंदू, तो उससे पूरा फायदा मिलता है। दूसरा जो जीएस की बात करें तो सबसे पहले बेसिकली हम ल्यूसेंट पढ़ते हैं, क्योंकि जहां से स्टार्टिंग वहीं से होती है। तो अगर हम ल्यूसेंट पढ़ लेंगे तो ल्यूसेंट 2 से 3 बार रिपीट करेंगे जब, तो हमारा बेस थोड़ा क्लियर होगा। बेस क्लियर होने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर भी है, मॉक भी है, और आपका पिनाकल की बुक आजकल आती है। पिनाकल की बुक से अगर आप पढ़ेंगे तो मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जीएस तो मुझे लगता है कि ऐसा तो कोई फिक्स नहीं कि कहाँ से आएगा क्वेश्चन। जीएस का तो पूरा फिक्स नहीं होता, कोई भी कोचिंग नहीं पढ़ा सकती, कोई भी बुक नहीं, तो वो अपने ऊपर डिपेंड है। लेकिन पिनाकल से 80% क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। और आजकल जो है यूट्यूब चैनल है परमार एसएससी का, उनका जीएस का काफी अच्छा मटेरियल है। तो मैं नहीं कहूंगा आप वीडियो जाके उनके देखिए, क्योंकि वीडियोज में टाइम आपका ज्यादा लगेगा। आप उनके नोट्स वगैरह, बुक वगैरह मार्केट में अवेलेबल, वहां से ले लीजिए, आप प्रैक्टिस करिए, अच्छा होगा। ओके, टाइम की बात करी कि वीडियोज में टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ जब करंट अफेयर की वीडियो आती है सुबह जो लाइव, वहां पे बहुत भीड़ होती है, बहुत लाइव वॉचिंग होती है, उनके 3-3 लाख बच्चे देख रहे होते हैं। वो क्या लगता है, करंट अफेयर ऐसे देखना चाहिए डेली की डेली 1.5 घंटे वीडियो देख रहे हो सुबह सुबह आप, कैसे, या फिर पीडीएफ से ही आपको कवर करना चाहिए, या फिर मंथली वीकली कैसे करना? मैं अगर बात करूं इसकी करंट अफेयर के लिए वीडियो की, तो वीडियो में तो मुझे नहीं लगता कि लोग जो है वीडियो देखने आते हैं। कभी आप लाइव चैट ओपन करके देखिए वीडियो में, तो वहाँ हेलो हाय होता रहता है, पढ़ाई की बात नहीं होती। दूसरा है, जो भी फैकल्टी पढ़ाता है ऑनलाइन यूट्यूब पे, वो अपने टेलीग्राम चैनल पे उसकी पीडीएफ सेम डे डालता है, तो आपको जरूरत ही नहीं, आप पीडीएफ से ही पढ़ सकते हो। हाँ, सही है। ओके,
चलिए अभी हम बात कर लेंगे मोटिवेशन को लेकर बात कर लेंगे कि बच्चे बहुत तैयारी कर रहे हैं, जैसे 2 साल हो गए, किसी को 3 साल, सही गाइडेंस नहीं मिल पाई है, कहीं ना कहीं गलतियां उनकी रही हैं, तो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इतने सालों से पढ़ रहे हैं, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो आपको क्या लगता है कि जैसे बच्चों को आप ऑब्जर्व भी कर रहे होगे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी आपको मिलते होंगे कि भैया हमें स्ट्रेटजी बता दो, मैसेज डीएम करते होंगे, क्या लगता है कि एस्पिरेंट्स क्या क्या गलतियां कर रहे होते हैं मेजरली, जिन गलतियों की वजह से उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इस तैयारी में? सबसे पहले तो जो स्टूडेंट आजकल करते हैं कि उनको शॉर्टकट में सिलेक्शन लेना है कि मुझे अलग अलग फैकल्टी चेंज करने हैं, अलग अलग, आज मैंने ये बुक लिया, कल मैंने दूसरे अपने फ्रेंड को देखा वो दूसरी बुक पढ़ा, मैं वो भी उठा लाया। तो ऐसा नहीं करना कि मैं 10 सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट की 10 बुक नहीं लेनी, कोई एक लेनी, पहले बेस क्लियर करना, फिर उसका प्रीवियस ईयर के लिए क्वेश्चन बैंक ले आइए, उससे सॉल्व करिए। दूसरा होता है कि आजकल के लोग जो है सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, मैं भी एक्टिव रहता हूँ, लेकिन अब रहता हूँ जॉब लगने के बाद। तो क्या है कि लोग इंस्टाग्राम पे रील्स देखने लगते हैं, अब एक रील्स आपने देखा, 2 देखा, देखते देखते आपके 3 से 4 घंटे चले गए, आपको नहीं पता। क्या होता है कि लोग जो है अलग अलग फैकल्टीज के देखते हैं कि वो ऐसा बता रहे हैं मोटिवेशन, जो मैं आपके यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं इसलिए क्योंकि मैं फ्री हूँ, मैं हर चीज बोल सकता हूँ। मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाऊंगा, मैं जहाँ गया भी होगा, तो उनका क्या होता है कि आप किसी और टीचर का नाम नहीं लोगे, आपको बोलना है मेरे इंस्टीट्यूट की तारीफ करनी है। जबकि ऐसा नहीं कि वो इंस्टीट्यूट वाले मुझे पैसे देते हैं या गिफ्ट देते हैं बड़े बड़े, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनका होता है कि आप उनको प्रमोट करिए, एक हिसाब से उनका प्रमोशन करिए। तो यहाँ पे आपके ऐसा कुछ नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब में अगर आप देखें तो काम पे केवल टेलीग्राम है, बाकी सब बेकार है। ये तो मैं खुद भी कहता हूँ कि इंस्टाग्राम जितना जल्दी हो सके डिलीट कर दो, अनइंस्टॉल कर दो। मैं इसलिए कंटेंट डालता हूँ इंस्टाग्राम पे कि ऑडियंस ही वहां मिल रही है, तो मुझे कुछ बात बोलनी है तो वहीं जाके बोलूंगा। अगर ये रील भी अगर आप देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो भाई इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। ये बहुत डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा कारण है, बहुत समय चला जाता है आपका तैयारी का, आपको पता भी नहीं चलता कि अब कब आपके घंटों बर्बाद हो गए। तो प्लीज हम दोनों ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर तैयारी अच्छे से कर रहे हो, सिलेक्शन लेना है, तो इंस्टाग्राम अभी डिलीट कर दो, और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक हो गए सारे, इनसे दूर ही रहो, तो आपकी अच्छे से तैयारी हो। और अगर नहीं डिलीट करोगे तो फिर लाइफ भर आपको रील्स ही देखना है, रील्स बनानी भी है, आजकल बहुत अच्छी अच्छी रील्स जोकिंग आती हैं, आपको वही करना होगा, वही करना। और टीचर भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, अच्छे अच्छे टीचर तो आजकल मतलब बाथरूम जा रहा हूँ मैं उसकी फोटो वीडियो डाल रहा हूँ, मैं खाना आज ये बना रहा हूँ, मैं कहीं जमीन पे बैठ के खा रहा हूँ, कहीं बेड पे बैठ के खा रहा हूँ, वो भी डाल रहा हूँ। मतलब उसका क्या है, उसका टारगेट है पैसा लेना। वो आपकी वीडियो आप उसके देख रहे हो, आपके वॉचिंग आवर बढ़ रहे हैं, आपके ऐड आ रहे हैं, हमको पैसा मिल रहा है। ओके, चलिए तो अभी जो एसएससी सीजीएल के बच्चे 24 वाले देख रहे हैं कि हमें भी भैया की तरह एसओएन एमईए में जाना है, तो आप उनको क्या बोलोगे कि एमईए में जाने का वो सपना देख रहे हैं, जिस तरीके के उन्होंने एमईए के बारे में सुन रखा है यूट्यूब पे, क्या वो सच में मिलता है उनको जब आप जॉब करते हो? जैसे आप तो सिलेक्टेड हो, आप जॉब भी कर रहे हो, तो आपको तो पता ही चल गया होगा क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है, क्या भोकाल बना है। जैसे भोकाल डाल के थंबनेल पे बहुत वीडियोस बनाते हैं, तो एमईए के बारे में थोड़ा बताओ, क्या सुख सुविधा है? एमईए की सबसे पहले चीज है कि यहाँ का मोटिवेशन है हमारी फॉरेन पोस्टिंग, इसी के लिए हम लोग एमईए लेते हैं, क्योंकि सीएसएस में भी एसओ है, एमईए में भी है, डिफरेंस हमारा यही है। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं कि और क्या मोटिवेशन है, तो हमारा वर्क कल्चर थोड़ा अलग होता है। यहाँ हमारी जैसे हॉबीज है ट्रैवलिंग की, तो मुझे ऑल वर्ल्ड पूरा घूमने को मौका मिलेगा, वो भी सरकार के पैसे पे। तो मुझे ये नहीं कि मैं किसी और जॉब में हूँ, मैं 5 साल इकट्ठा किया फिर मैं गया एक कंट्री घूम के आ गया, तो यहाँ पे आपको सरकार घुमाएगी, बस आप काम करो। दूसरा है कि यहाँ आने के लिए आपको दिन रात एक करना होगा, पढ़ना पड़ेगा, सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा, लोगों के टच से दूर होना पड़ेगा, घूमना टहलना थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो यहाँ आ सकते हैं। और तीसरा, आने के लिए सबसे ज्यादा आपको मॉक देना पड़ेगा, जो मैं लास्ट में भी बोल रहा हूँ, तो कि आप जितनी ज्यादा मॉक दोगे उतना आपका बेनिफिट होगा। तो यहाँ आने के लिए मॉक की भी जरूरत होगी। थोड़ा लाइब्रेरी के बारे में और बात करेंगे, आप भी लाइब्रेरी में पढ़ते थे, क्या रूटीन बनाया रखा था आपने, कितने घंटे लाइब्रेरी में होते थे, कितने घंटे घर पे रहते थे, पूरा सुबह शाम पढ़ाई का क्या रूटीन था आपका? मेरा तो मैं सुबह उठता था जो है 4 से 5 बजे, मैं 1 घंटे में फ्रेश होके चाय पीता था, उसके बाद मैं सबसे पहले टाइपिंग इंस्टीट्यूट जाता था, क्योंकि मेरी टाइपिंग छूट गई थी। 1 घंटे मैंने टाइपिंग किया, लास्ट के वही 2 मंथ। टाइपिंग के बाद मैं घर आकर के अपना ब्रेकफास्ट करता था, लंच लेके ऑफिस निकलता था बैंक, वहां से आने के बाद मैं चाय वगैरह पी करके फिर लाइब्रेरी निकल जाए 2 से 3 घंटे। लाइब्रेरी में पढ़ता था मैं जीएस स्ट्रेटजी, जीएस और जीए 2 सब्जेक्ट में केवल वहां पे पढ़ता था, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो मैं घर पे भी सॉल्व करूंगा, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेनली जो पढ़ने में दिक्कत होती है वो पढ़ने वाले सब्जेक्ट में जो है, जैसे कोई बुला रहा है, कोई काम है, तो उसमें डिस्टर्ब होता है। और लाइब्रेरी में तो मैंने देखा काफी अच्छे अच्छे लोग
तैयारी कर रहे होते हैं, नहीं हो पाता एक दो नंबर से, वो अलग की चीज है। लेकिन मतलब लाइब्रेरी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फोन अपना आप स्विच ऑफ करके रखिए, लाइब्रेरी भी अगर जाए तो ये नहीं कि फोन आपका ऑन है, व्हाट्सएप पे चैटिंग चल रही है। और आजकल लाइब्रेरी में क्या ट्रेंड है कि वहां भी जो है कपल्स बैठने लगे हैं, तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ना पढ़ाई होगी। आपको अलग लोगों से रह करके वहां पे पढ़ाई करनी होगी। तो मतलब लाइब्रेरी का काफी बेनिफिट है। आपको एयर कंडीशन लाइब्रेरी आजकल है, रूम पे आप जो है कूलर और फैन में रह रहे हो, पढ़ाई नहीं हो पा रही, गर्मी है, कुछ भी है, लाइब्रेरी में जाके अच्छे से पढ़िए, वहाँ बुक भी आपको मिल जाएंगी, परचेज नहीं करना है। तो उसका काफी रोल है, अच्छा रोल है। इसीलिए हम गुरुकुल का कल्चर लेके आए, जहाँ आपके सामने खड़े होते हैं, आपके डाउट टीचर खड़े होते हैं कि लाइब्रेरी में आपको 10 घंटे रूटीन फॉलो करना ही है। ना आपको फोन दिया जाएगा, 7 दिन सिर्फ संडे को फोन देते हैं, बाकी 6 दिन ना फोन दिया जाएगा। जो हम बता रहे हैं वो पढ़ो राइट डायरेक्शन में, और 10 घंटे डेली आपकी पढ़ाई, अच्छा खाना, अच्छा रहना, सारी सुख सुविधाएं दी हैं। अगर बच्चे आप गुरुकुल आना चाहते हो तो आपके लिए हम डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देंगे, कॉल करके आप उसकी इंक्वायरी कर सकते हो। अपने पेरेंट्स के साथ आके घूम भी सकते हो, देख सकते हो कि क्या सुख सुविधाएं, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। अगर बेनिफिशियल लगे तो आप रह के वहाँ तैयारी करें। तो वो आपका जो 3-4 साल का पीरियड होता है वो हम खींच के पूरा 1 साल 6 महीने में लाके आपको खड़ा कर देते हैं कि जो नंबर आप मॉक में आपके 150 आ रहे हैं 2 साल 3 साल की तैयारी, वो आपके 1 साल की तैयारी में आने लगेंगे। तो आपका ड्यूरेशन बहुत कम हो जाता है और ज्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके सिलेक्शन के। मुझे भी लगता है कि अगर आपके गुरुकुल में लाइब्रेरी में फोन रखे जाते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। लोगों को आकर के ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल। और वहां पे आपको राइट डायरेक्शन अगर मिल रही है तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा, आपका टाइम कम लगेगा, आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे, तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल, क्योंकि अब एसएससी सीजीएल के जो बच्चे हैं वो इसी कंटेंट से और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे जाते हैं, इतना मार्केट में कंटेंट फ्लड हो गया है सीजीएल को लेकर, पोस्ट्स को लेकर, इस पोस्ट में हो रहा है, इस पोस्ट में नोटिफिकेशन को लेकर, इतने सारे टेलीग्राम चैनल है। बहुत सारे बच्चों ने 100 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखे हैं। सुबह एक ही न्यूज उनको देखनी होती है, वो 100 टेलीग्राम चैनल पे आ रही है, तो उस हर जगह वही चीज देख रहे हैं, तो उससे भी डिस्ट्रैक्ट होते ही है। तो फोन तो हम जमा कर ही लेते हैं। चलिए, तो लास्ट में इस इंटरव्यू के आप बच्चे आपको देख रहे हैं, आपसे मोटिवेशन ले रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि भैया की तरह हम भी सिलेक्टेड हो, हम भी एमए के मजे लें और फॉरेन पोस्टिंग के वो सपने जो देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने अपनी लाइब्रेरी के डेस्क पे EIR1, ESON, ME सब लिख भी रखा होगा, मोटिवेशन कोट्स लगा रखे होंगे। तो उनको क्या बोलोगे लास्ट में, क्या संदेश, क्या मैसेज है? मैं तो यही कहूंगा कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। मेरी आई साइड वीक है काफी ज्यादा, मुझे विजिबिलिटी में काफी इश्यूज है, मैं विदाउट स्पेक्स चल भी नहीं सकता हूँ। तो अगर मैं आ सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं आ सकते? आप लोग तो एकदम रेडी हो, पढ़ाई कर रहे हो। मैं जॉब कर रहा था तब भी मैं आ गया, तो अगर जॉब के साथ मैं ME आ सकता हूँ तो आप लोग तो पूरा टाइम दे रहे हो। अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से मॉक दीजिए, फ्रेश माइंड रहिए, घूमिए टहलिए और आ जाइए। एक चीज और, बच्चे इसमें कंपटीशन को लेकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जैसे शुरू में आपने भी मेंशन करा कि 70% रिपीटर्स से दे रहे होते हैं। जो बिगिनर्स आते हैं वो बहुत डर जाते हैं कि 70% तो वही बैठेंगे जो पहले से दे चुके हैं। और दूसरा, इसमें आप 40 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं सीजीएल में, इतनी लोगों को अवेयरनेस हो गई, सीजीएल के बारे में इतना पता चल गया, तो बच्चे डर काफी जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं SSC सीजीएल में रिपीटर्स की, तो यहाँ 70% रिपीटर्स आते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन वो जो रिपीटर्स आते हैं वो केवल जो लेवल 7 की पोस्ट है 46 ग्रेड पे की, जैसे ASON MEA, आपका ASON CSS और इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है, वो इसके लिए आते हैं क्योंकि उन्हें होम पोस्टिंग चाहिए। बल्कि वो लेवल 4 से लेकर के 6 तक के लिए नहीं आता। तो आपके लिए तो दरवाजे उधर पूरे खुले हैं, इधर थोड़ा सा कंपटीशन है। तो आप ये मत सोचे कंपटीशन है, क्योंकि आपके लिए कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन तो वो 70% आपस में लड़ रहे हैं कि मुझे होम पोस्टिंग जाना है। मैं सोचूंगा मैं दिल्ली छोड़ के लखनऊ चला जाऊं, लखनऊ वाला सोचेगा छोड़ के हम दिल्ली CSS चले जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए सर, काफी अच्छा लगा आपसे मिलके, काफी मजा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखा आपकी जर्नी से। आई होप साथियों आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। जिस तरीके से सर ने सारी जर्नी आपके सामने रखी, बहुत कुछ बताया आपने, एक्सपीरियंसेस बताए, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी, मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, मैथ की कैसे तैयारी करनी है, और क्या क्या डिस्ट्रैक्शन है उनसे आपको बचना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है। बहुत सारी बातें हमने इस इंटरव्यू में करी। ऐसे ही टॉपर स्टॉक देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नहीं किया अभी तक। बाकी हमने मेंटरशिप प्रोग्राम, एक गाइडेंस बैच कंप्लीट SSC सीजीएल 2024, 25, 26 जिस भी की तैयारी कर रहे हैं वो सबके लिए ये मेंटरशिप प्रोग्राम है। बट आगे उसमें 2024 लगा है, तो ऐसा आप कंफ्यूज ना हो। कमेंट्स भी आ रहे हैं कि क्या सिर्फ 2024 वालों के लिए है? नहीं, ये सबके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम है। और ये बहुत जेन्युइनली, बहुत मेहनत करके हमने ये बनाया है कि जो मार्केट में आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, जो फ्लड हो चुका है कंटेंट, उससे आप बच के एक राइट डायरेक्शन चूज कर पाए। क्योंकि ऑफलाइन तो हम दे ही रहे हैं सुविधाएं, बट बहुत सारे बच्चे इतना पैसा खर्च करके ऑफलाइन नहीं आ पा रहे। तो मात्र कुछ 500-600 रुपए की फीस में हमने ऑनलाइन एक गाइडेंस बैच निकाला है। सौरभ यादव सर उसमें आपको गाइड करेंगे, जो 18+ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर चुके हैं और SSC CPO में ऑल इंडिया रैंक 79 रहे हैं। आपके TGT में मैथ टीचर भी हैं वो फिलहाल,
तो वो आपको गाइड कर रहे हैं। उनके गाइडेंस में हजारों बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। पिछले 5 साल से वो मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं, तो उनकी गाइडेंस में आपको ये तैयारी कराई जाएगी। sscfactory.com पे आप जाके विजिट कर सकते हो। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिख रहे होंगे, उस पर कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हो कि क्या क्या इस बैच में मिल रहा है, उसकी सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, मोटिवेटेड बने रहें। अगर तैयारी में कोई भी आपको परेशानी, कोई भी दिक्कत आ रही है, एसएससी फैक्ट्री की सारी टीम आपके साथ है और हम जोड़ते ही रहते हैं अपने आप आगे चल के। जितने भी अच्छे लोग, जितने भी ऐसे लोग जो बच्चों की मदद करना चाहते हैं, टॉपर्स हो गए जैसे सर आज आपके सामने बैठे हैं, ये भी इतना समय निकाल कर यहाँ पर आए। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम चलता है यहाँ पे, ना हमने इनको कुछ दिया ना इन्होंने हमें कुछ दिया। ये सिर्फ आप लोगों के लिए किया जा रहा है, तो इसका फायदा उठाएं, इसका लाभ उठाएं और अपनी तैयारी में डटे रहें और जल्दी से जल्दी आप भी एसएससी फैक्ट्री के इस मंच पर आकर अपनी जर्नी सबको बताएं, सबको मोटिवेट करें। चलिए यहाँ तक वीडियो देखने, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।